हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सी क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करें तो एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि 90 दिन की लक्ष्य सीरीज हम लोगों ने शुरू की है और इसका आज है डे नंबर 37। पिछले 36 दिन हम लोगों ने सभी टारगेट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए। सबसे पहले तो देख लेते हैं आज का लक्ष्य। तो आपको एक बात बता दूं लक्ष्य के बारे में। तो लक्ष्य की जो वीडियो होती है, यानी जो प्रतिदिन आपको टारगेट दिया जाता है, उसकी वीडियो रोज सुबह 6 बजे आपको मिल जाती है। साथ ही लगभग 7 से 8 बजे तक आपकी हर हाल में सभी पीडीएफ, जो भी आपको याद करना है, जो भी क्वेश्चन लगाने हो, वो सभी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर 8 बजे से पहले हर हाल में डाल दी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, तो सबसे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं आज के लक्ष्य की। तो आज का लक्ष्य कुछ इस प्रकार से था कि आज के लक्ष्य में 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिए थे रीजनिंग के, 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के और 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के दिए थे। इसके अलावा बात करें तो 20 जो हैं 20 और विलोम शब्द दिए थे। लगभग में हम बात करें 350 विलोम शब्द हो चुके हैं। तो 350 यानी कि, और इसके अलावा इन सभी की आपको पीडीएफ मिलती है। वहीं पर बात करें साथियों जीके जीएस में हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी की आज लास्ट क्लास है। आज ज्योग्राफी भी जितनी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उतनी कंप्लीट हो जाएगी और भारत की मिट्टियाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से विद्यार्थी परेशान होते रहते, भैया इन सब की पीडीएफ कहाँ मिलती है, पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो आपको बता दूं मेरे भाई, आप एग्जाम में जब ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, केवल कोई पैसा कोई कुछ पढ़ने वाला नहीं है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आपको इसी के साथ बता दूं कि अगर आपको ऐसे नहीं पता तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सर्च करेंगे फिर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर 600 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। वहीं पर यहाँ पर बात करें नोट्स पीडीएफ आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो फिर चिंता किस बात की। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ से बात करें भारत की मिट्टियों की, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मृदा जो है। मृदा कहें या मिट्टियाँ कहें एक ही बात है, लेकिन मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस बात के बारे में बात करें। मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सोलम शब्द से हुई है। सोलम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्श। फर्श यानी कि फ्लोर, है ना। तो इस बात ध्यान रखेंगे। इसके वैज्ञानिक अध्ययन, जो मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पेडोलॉजी लॉजी। अब बहुत, और इसके अलावा एक पेडागोजी होता है। पेडागोजी होता है शिक्षण शास्त्र, लेकिन पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मुख्य प्रकार से। हम लोग बात कर रहे हैं मिट्टियों के प्रकारों के बारे में, कौन से क्षेत्र में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, कौन सी फसल के इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। लगभग 40% क्षेत्र पर ये पाई जाती है और उत्तर भारत में इसका ज़्यादा ही मतलब हम कहें कि ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र उत्तर भारतीय क्षेत्र इसमें लिखा हुआ है पहले से, वही बात मैं बता रहा आपको। कश्मीर घाटी, असम घाटी, गुजरात के तटीय भाग इत्यादि जगह पर ये अधिकाधिक मात्रा में पाई जाती है और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। कौन से? एक होती है प्राचीन जलोढ़, एक होते हैं नवीन जलोढ़। जो प्राचीन जलोढ़ होती है उसको कहते हैं खादर मिट्टी। कौन सी कहते हैं? ध्यान रखेंगे, खादर। जबकि नवीन जलोढ़ होती है उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है। वहीं पर इसमें जो है प्राचीन जलोढ़ या खादर में कंकड़ पाए जाते हैं लेकिन इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते। इसे बांगर भी कहा जाता है। वही बात देखो यहाँ पर लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है। लेकिन इस यहाँ पर बात करें, ये सर्वाधिक जो जलोढ़ नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर, वो सर्वाधिक उर्वर होती है। पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, जीवांश पर्याप्त मात्रा में इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। वहीं पर बात करें ये वाली क्षारीय मिट्टी होती है। ध्यान रखिए, ये क्षारीय नहीं होती। यहाँ पर बात करें खाद्यान्न उत्पादक मृदा भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में अभी तक पूछी जा रही है और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न अगर बात करें तो इसी मिट्टी से आता है, काली मिट्टी, या फिर इसको हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। बात करें लोहे की अंश की अधिक मात्रा होती है इसके अंतर्गत। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार है वहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, उसके इर्द गिर्द, यानी कि हम थोड़ा दक्षिण भारत में भी हम इसको कह सकते हैं। उत्तर भारत की जो हमारी विषुवत रेखा उसके नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि कैसे, अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे, थोड़ा सा मैप के तरीके से समझा दूँ आपको। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर, कहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस मैप के थ्रू जैसे ये रेखा जाती है,
1 मिनट रुकिए, थोड़ी सी ऊपर, ये यहाँ पर रेखा जाती है, तो ऊपर वाले में तो यहाँ पर ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी रहती है। लेकिन इसके अलावा साथियों बात करें नीचे वाले पोर्शन पे, यहाँ पर तो यहाँ पर काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी ज़्यादातर रहती है। तो इसीलिए इसको और यहीं पर दक्कन का पठार बोला जाता है इसको, है ना। कपास की हेतु ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। कपासी मृदा या रेंगुर मृदा भी इसको कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें साथियों लाल मिट्टी या पीली मिट्टी के बारे में। आग्नेय चट्टानों वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की इसमें कमी होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा बात कर लेते हैं लैटराइट मिट्टी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उच्च ताप भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन सी? लैटराइट मिट्टी, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की इसके अंतर्गत कमी पाई होती है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। ईंट बनाने में इसका प्रयोग होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में स्पेशल रूप से ध्यान रखेंगे। कौन सी? लैटराइट मिट्टी। इसके अलावा बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, लेकिन किस प्रकार से? पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई रेतीली यानी बलुई के मिलने पर यह उपजाऊ बन जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मरुस्थलीय, वैसे तो मरुस्थल है वहां पर क्या ही होगा, है ना, लेकिन जब यहाँ से रेतीली मिट्टी उड़ उड़ के आती है हवाओं द्वारा, तब वहाँ पर जो है तब इसको ये उपजाऊ बन जाती है। गेहूँ, चना, कपास, सरसों के लिए ठीक ठाक मानी जाती है कि हाँ इसकी उपज हो जाती है इसमें। वहीं पर बात करें पर्वतीय या वनीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय या वनीय मिट्टी की बात करें, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। चाय हो गई, सेब हो गया, केसर की कृषि हो गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि चाय के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी हम कहेंगे, वनीय मृदा। तो ये इस बात के बारे में बात की जाती है। कपास के लिए कौन सी सबसे अच्छी पाई जाती, सॉरी मानी जाती, तो कौन सी कहेंगे हम? काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट बात करें पीट या जैव मृदा। अधिक प्लस उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं पीट या जैव मृदा में। फास्फेट, पोटास की कमी होती है। हिमालय तथा डेल्टाई क्षेत्रों में ये पाई जाते हैं। मैंग्रोव वनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें लवणीय मृदा के बारे में। लवणीय मिट्टी के बारे में बात करें तो दलदली, शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक अगर बात करें तो कच्छ के रण के क्षेत्र, जो कच्छ का रण है उस क्षेत्र में ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ बात करें, इसको अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। यूपी में रेह या ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेह या फिर ऊसर कहा जाता है लवणीय मृदा को, ध्यान रखेगा। रेह या ऊसर। वहीं पर हरियाणा बात करें थोर या कल्लर कहा जाता है। केरल में कारी कहा जाता। बिहार में बात करें तो चौपन और गुजरात में खार या लोपा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखना, परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा सकता है। तो ये मिट्टियों से बनने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी जोर दबाव प्रभाव कोई आप पर नहीं है, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट मज़ेदार है, परीक्षा उपयोगी है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई ऐसा जो है, मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों से रहता है, मुझे पढ़ाने से मतलब है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे बोलते रहते हैं कि भैया व्यूज कम आते, आप लगातार क्लास, आप पिछले जैसे इस समय का बताऊँ, यूपी पुलिस की कट ऑफ की वीडियो चल रही है, SSC GD कट ऑफ की वीडियो चल रही। मेरे भाई मेरी एक सिंगल वीडियो कट ऑफ की पड़ी हुई है SSC GD की, और सिंगल एक वीडियो पड़ी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ की। बनाने को मैं भी रोज़ बना सकता, व्यूज आएंगे 1000, 1500, 2000, 10,000, 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख व्यूज आते हैं। लेकिन नहीं, जो ऑथेंटिक चीज़ है वो चीज़ देखो उससे अलग होता है, कॉन्फिडेंस अलग आता है। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे आप ये बता दो कोई ऐसा दिन अभी तक गया हो, 37 दिन हो गए आज, उन 37 दिनों में कोई भी ऐसा एक दिन गया हो जिस दिन आपकी क्लास ना हुई हो, या फिर हाँ PDF डालने में थोड़ी सी देर हो गई थी एक दिन, वो मैं स्वीकार करता हूँ, उसमें 9 बजे के करीब PDF पढ़ पाई थी। बाकी अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कोई क्लास ना पहुँची हो या कुछ भी ऐसा हुआ। तो मेरा काम रहता है सबसे ज़्यादा, देखो मैं अकेला इंसान हूँ, पूरा तरीके से आपके नोट्स बनाना, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, हर चीज़ को सेट करना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पर मुझे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और कंटेंट ही हमारी पहचान है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आप अभी नहीं, जब आप पढ़ने के बाद में, अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और तब कहेंगे कि हाँ चैनल बेशक छोटा था बंदे का, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी कराई।
तो ठीक है साथियों, बाकी अगर कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखा करो। वहाँ शर्म लगती है नहीं करते तो सोशल मीडिया के लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के डायरेक्ट मैसेज करो, मैं बात कर लूँगा आपसे। तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।